हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम और सब्जेक्ट है अपना फिजिक्स। तो अब तक हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार, तो टॉपिक अपना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? तो देखिए, मैंने जब भी फर्स्ट या सेकंड क्लास ली थी तो मैंने ये बताया था कि कोई भी चार्ज अगर स्टैटिक पोजीशन में है, इस तरीके से देख लेना, कोई भी चार्ज अगर स्टैटिक पोजीशन में है मतलब वेलोसिटी ज़ीरो है उसकी, मतलब कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे है और उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, दोनों एक ही बातें हैं, तो उस केस में वो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या फील्ड? कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसके बारे में हम एक बार देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कोई भी चार्ज होता है, उसकी एक खास बात होती है कि उसका, जैसे कोई भी एमएलए होता है, वो जैसे कोई सरपंच होता है, वो गांव का सरपंच होता है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो गांव में होता है। माना कि जो बाउंड्री है वो इस तरीके से है गांव की, तो उस गांव में उसका इफेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? जितना भी सिग्नेचर चलेगा उसका चलेगा। जैसे मान लो कोई एमएलए है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जैसे ये विधानसभा होती है उसमें उसका इफेक्ट रहता है। तो एक एरिया पर्टिकुलर होता है जहाँ उसका होता है। एक एमपी होता है, उसका एक जनरली एक उसका एरिया अलग होता है, लोकसभा क्षेत्र होता है उसका, उसमें उसका इफेक्ट होता है। ऐसे ही चार्ज होता है, उसका भी इफेक्ट उसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। तो इसी तरीके से कोई भी चार्ज होता है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां तक वो उसके आसपास कोई भी अनदर इलेक्ट्रिकल चार्ज आएगा, कोई भी दूसरा इलेक्ट्रिकल चार्ज आएगा या इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी आएगी, तो वो उसको इफेक्ट करता है। इफेक्ट कैसे करता है? उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है। जैसे या तो वो उसको अट्रैक्ट कर देगा या फिर उसको रिपेल कर देगा। जैसे एग्जांपल देखें तो कोई भी जैसे वायर होता है, जैसे ये वायर है, इस वायर में से मान लो करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें बेसिकली चार्ज ही फ्लो करता है। तो कई बार ऐसे होता है कि जैसे जब पतंग उड़ते हैं बच्चे, तो मान लो इसके इतनी दूर है तब नहीं खींचेगा वो, है ना, लेकिन इतनी पास में जाते क्या होता है, वो बच्चे को कई बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है वायर। तो ऐसा होता है, तो उस पर फोर्स लगा सकता है। मतलब क्या है कि झटका मारता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वाला फोर्स लगेगा। जैसे मान लो कोई भी दूसरी इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी इसके एरिया में आती है, इस एरिया में आती है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। तो ये वो जो एरिया जहाँ तक ये इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, या जो जहाँ तक इसका एरिया है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इट इज ए फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सो ठीक है। देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द स्पेस, इट इज द रीजन around any charge up to which it can exert a force on another electrically charged
bodies और अनदर चार्ज भी बोल सकते हैं, सिंगल चार्ज को अपन डेफिनेशन लेते हो, देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इट इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जहां तक वो एक्सर्ट कर सकता है एक फोर्स ऑन अनदर इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज और चार्ज। मान लो इसके आसपास में कोई अनदर इलेक्ट्रिकल चार्ज आ गया तो उस पर कर सकता है फोर्स एक्सर्ट, और हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी भी आ गई तो उसके ऊपर भी वो क्या कर सकता है, एक साथ बहुत सारे चार्ज आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी में होंगे वो, तो उस पर भी वो कोई फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो वो रीजन जहां तक ये होगा उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझ में आती है ये बात? अच्छा, ध्यान से सुनिए। इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर है। ओके, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एरिया हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। इज इट ओके? एरिया की हमेशा वेक्टर होता है, इस वजह से ये भी क्या एक तरीके से फील्ड है, तो फील्ड है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरीके से एरिया ही होता है उसके आसपास का, इस वजह से वो क्या रहेगा? वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। इज इट ओके और नॉट? यहां तक समझ में आता है? ध्यान से सुनिए। इसके बाद में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसका मैग्नीट्यूड कुछ होना चाहिए और कुछ इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। सही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी? ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ध्यान से देखो इधर, जैसे मान लो कोई भी चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी वो इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि कोई भी चार्ज है मैं यहाँ रखता हूँ, कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल चार्ज जिस पे फोर्स लगवाना है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पे मान लो Q0 मैंने यहाँ रखा। ठीक है, इस Q0 पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो मान लो कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर। क्या लगा रहा है? फोर्स इधर लगा रहा है। ठीक है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये वाला इस पे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर देगा? इधर ही। तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर ही है? इधर ही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है? इधर ही है। मतलब व्हाट आई वांट टू से दैट जो सोर्स चार्ज किसी अनदर इलेक्ट्रिकल चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? तो यहाँ इसकी डायरेक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of force exerted by source charge to another charge। क्या बोला? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय सोर्स चार्ज टू अनदर चार्ज। मतलब जिस सोर्स चार्ज अनदर चार्ज में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय सोर्स चार्ज टू अनदर चार्ज, उसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन लिख दो, सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय सोर्स चार्ज। अच्छा, सोर्स चार्ज क्या होता है? जो मेन चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं। इज इट ओके? एक बार इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। वही जैसे ये तो हो गया, ये एक चार्ज है,
तो इसको सोर्स चार्ज में क्यों लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसा, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ऐसे शो कर देते हैं। अब ये तो हो गया सोर्स चार्ज, इसके ऊपर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी अनदर चार्ज है Q नॉट मान, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है मान लो इधर लग रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, ठीक है। सोर्स चार्ज ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो मेन चार्ज ये होता है। अच्छा, उस केस में वो बाद में देखेंगे अपन एक बार, है ना, यहाँ तक समझ में आता है। तो सिंपल है, एक बार अच्छे से पढ़िए इसको, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, ठीक है। चलिए और कुछ बातें हैं, एक दो बातें और देखिए। अब हम पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या चीज़, पॉइंट चार्जेस के बारे में। जैसे मान लो कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं, कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो वो जनरली क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट चार्ज हैं तो वो या तो चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, ऐसा ही बात है। तो मान लो कोई भी सोर्स चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से Q, और ये क्या है, ये कोई भी पॉइंट चार्ज रखा मैंने, वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो ये अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब ये वाला इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, वो इधर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, मेरे ख्याल से ये फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिकली आउटवर्ड लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकली आउटवर्ड लगता है, ठीक है। तो अच्छा, मान लो ये फोर्स इधर, ये सोर्स इधर होता तो Q नॉट इधर होता तो ये भी आउटवर्ड फोर्स लगता, ये इधर होता तो ये भी आउटवर्ड फोर्स लगता इधर। तो जो भी फोर्स लगेगा जो भी फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिकली या फिर रेडियली आउटवर्ड की तरफ लगेगा, ठीक है। देखिए इधर मान लो इधर भी फोर्स लगेगा तो रेडियली आउटवर्ड लगता है। तो हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी सोर्स चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज अगर है, तो वो जो फोर्स लगाएगा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा। और मान लो अगर इसी की जगह ये चार्ज नेगेटिव बोल दूँ, क्या बोल दूँ, नेगेटिव, तो ये रेडियली इनवर्ड फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा, रेडियली, तो फोर्स इधर लगेगा इसमें। तो Q नॉट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सेम पे देखो तो इनवर्ड लगेगा, ठीक है। कोई भी नेगेटिव चार्ज है वो ठीक है। तो कोई भी पॉइंट चार्ज होंगे, तो अगर पॉइंट चार्ज फोर्स लगाते हैं तो वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड लगेगा, और पॉइंट चार्ज अगर फोर्स लगाए तो रेडियली इनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो उसी केस में मान लो जो फोर्स लग रहा है इनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, वही इनवर्ड होगी, और यहाँ आउटवर्ड होगी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्योंकि ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की है, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी, है ना। तो हम लोग कुछ नहीं है, सिंपल लिख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो या तो रेडियली आउटवर्ड होगी या रेडियली इनवर्ड होगी। इस बात को लिख लेते हैं एक बार, फॉर द पॉइंट चार्जेस direction of electric field may be radially outward or inward for a
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, कि मान लो कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और वो किसी भी सोर्स पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उसके लिए जो डायरेक्शन रहेगी वो रेडियली आउटवर्ड रहेगी, और अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो वहां पे क्या होगा, रेडियली इनवर्ड रहेगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, मान लो ये पॉइंट चार्ज है प्लस, क्या है, पॉइंट चार्ज है प्लस, और ये पॉजिटिव क्यू है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड रहेगी, रेडियली आउटवर्ड रहती है ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली मतलब अलोंग द रेडियस, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा बहुत सारी लाइन्स और बना लेंगे तो रेडियली आउटवर्ड रहेगी। अब मान लो, अच्छा ये किसके लिए वैलिड है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। यहाँ जो सोर्स रखूँ वो क्या होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो। तो तभी तो देखिए ये प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस रिपेल होगा, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर, इस वजह से ये डायरेक्शन ऐसे लगेगी। ठीक है, ऐसे मान लो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है Q, तो इसके लिए डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड रहेगी, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये बात है एक तो। अच्छा, ये कंसेप्ट दिया था फैराडे ने, दिस कंसेप्ट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट is given by फैराडे। किसने, फैराडे, माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो कोई भी सोर्स चार्ज के बारे में बात करें, अगर वो पॉइंट चार्ज हो तो, और पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिकली आउटवर्ड, अदरवाइज इलेक्ट्रिकली इनवर्ड। ठीक है, तो यहां तक समझ में आता है। अब बात करते हैं, एक तो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक दूसरी टर्म और आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ई वेक्टर दे रखा है, इसको ई वेक्टर से शो करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि मान लो ये एक चार्ज है Q। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि इसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां में ये इफेक्टिव होता है, तो ये जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, ये पूरा जो एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, जहां तक इसका इफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। वी हैव टॉट दिस, ओके, मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है, तो इसके बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको ई वेक्टर भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे ऐसे समझिए कि कोई भी एमपी एमएलए है, एमपी समझ लो, तो उसका किसी पॉइंट पे, मतलब ऐसे समझ लो कि कोई भी सरपंच है तो उसका पूरा गांव में चलता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि उसकी जो यहाँ होता है पावर थोड़ा कम होता जाता है। ठीक है, ऐसे इसको अगर समझें हम, तो आप लोग ध्यान से समझिए, मान लो कोई भी सोर्स चार्ज है, इसको यहाँ रखूंगा मैं, तो कोई भी पॉइंट चार्ज है उसको यहाँ रख रहा हूँ, कोई दूसरा चार्ज, अनदर चार्ज, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लेके कंसीडर करके चल रहे हैं, इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ रखा। ठीक है, तो ये इसको पॉजिटिव है तो इसके इस तरफ फोर्स लगाएगा। ध्यान से सुनिए, अब दूसरा कंडीशन लेते हैं कि मैं इसे कह रहा हूं कि इसको मैंने यहां रखा। अब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कौन से में ज्यादा फोर्स लगेगा। मान लो ये F1 है, ये F2 है, तो कौन सा वाला, किस कंडीशन में इन दोनों के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा। जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि F2 यहां पे ज्यादा है एज कंपेयर टू F1। सही बात है, जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ये सोर्स चार्ज
इस वाले चार्ज पे, इस वाले अनदर चार्ज पे वो इस कंडीशन में ज़्यादा होगा क्योंकि ये इसके पास में ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम फोर्स के लिए मतलब सेम चार्ज के लिए देखो इस पॉइंट पे फोर्स अलग है, इस पॉइंट पे फोर्स अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ फोर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ फोर्स की इंटेंसिटी कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ही है कि इस सेम चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ कहाँ ज़्यादा है। जैसे फोर्स ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है कि ये चार्ज कितना फोर्स फील करता है किसी अलग अलग पॉइंट्स में, ठीक है। तो जैसे यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स कम फील कर रहा है इसी चार्ज के लिए और यहाँ ज़्यादा फील कर रहा है इसी चार्ज के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है, ठीक है। अच्छा, कोई पूछे सर एक तो देखो मान लो ये यहाँ से यहाँ है ना, तो ये क्यू नोट को मैंने यहाँ रख दिया, चलो एक तो यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मेरे से कोई ये कहे सर ये क्यू नोट यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों इक्वल है, ठीक है। लेट दिस इज, इसको अभी छोड़ देते हैं हम आर, और ये भी क्या हो गया आर। यहाँ तक समझ में आता है? दोनों आर डिस्टेंस पे। तो बताइए सर मान लो कि इसको F2 बोला मैंने, तो क्या F1 और F2 में से कौन बड़ा है? दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे है। क्या है? दोनों सेम डिस्टेंस पे है। कि ऐसे बोल सकते हैं, ये एक पॉइंट लिखेंगे हम कि सोर्स चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। दिस इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, है ना, जितने भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं उन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। यहां तक समझ में आता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कितना फोर्स फील कर रहा है उस बात को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by unit positive charge the force experienced by unit positive charge on a point of electric field is called electric field intensity. At that point, ठीक है। कोई भी चार्ज है उसको अगर मैंने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो एक फोर्स फील करेगा। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट के लिए बोलेंगे और उस चार्ज के लिए बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको लिख लेते हैं हम। तो ध्यान से देखिए, एक फिगर बना लेते हैं यहाँ से, ध्यान से देखिए। मान लो कि यही वो चार्ज है, भी बनाया था वही है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ओके। तो ये है सोर्स चार्ज, ये कोई भी टेस्ट चार्ज है जिसको इसी को यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला है मैंने। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लिया r, कितना है? r। तो यहां पे एक फोर्स फील करेगा जिसको F बोला है मैंने, ठीक है। तो ये जो फोर्स इस पॉइंट के लिए फील करेगा, इस पॉइंट पर ये चार्ज, ये जो फोर्स फील करेगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो यहाँ पे E इक्वल्स टू लिखते हैं इसको फोर्स डिवाइड बाई चार्ज, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या चीज़ है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है।
तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी डेफिनेशन ये भी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो ये फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए फोर्स ये रहा, फोर्स की न्यूटन होती है, क्यू नो कूलम होती है। तो न्यूटन पर कूलम किसकी ऐसा यूनिट है, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अच्छा आप देखिए थोड़ा सा, अब मान लो मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूं, ध्यान से देखिए, इसको देखना है आपको अच्छे से। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, अच्छा इसको थोड़ा सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। देखिए ये फोर्स क्या है, तो ध्यान से देखें, तो ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, सही बात है। तो ये इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है, ये इस पे लगा रहा है वो, और ये भी इस पे कुछ फोर्स लगाएगा। तो ये एक तरीके से क्या है, इंट्रैक्शन फोर्स है। इंट्रैक्शन फोर्स हमने निकालना सीखा था, बताइए। ये जो इंट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों के बीच में लग रहा है, सही है। दो चार्ज के बीच में अगर r डिस्टेंस है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला। कौन सा फोर्स फॉर्मूला, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने। तो ध्यान से देखें, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1, यहाँ पे इसके बीच में लग रहा है, तो ये दोनों चार्ज आएंगे Q0 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस समझ में आता है, डिवाइड बाई Q0। क्या, डिवाइड बाई Q0, ये Q0 पुराना है ये वाला, ठीक है। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाई Q0। अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूँ तो K Q0 R स्क्वायर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक दिखता है आपको, K Q अपॉन R स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ये फॉर्मूला किस में आता है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद लर्न कीजिए आप। अच्छा, इसको देख के कुछ हमको समझ में आता है। क्या चीज़ समझ में आती है सर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है, एक तो देखो K तो फिक्स है 9 × 10⁹, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है एक तो सोर्स चार्ज पे, कि सोर्स चार्ज की वैल्यू कितनी है, सोर्स चार्ज की वैल्यू कितनी है। दूसरा ये R स्क्वायर पे भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, इसको मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसको देखो ध्यान से, एक बार इसको पूरे को इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए तो हमारे पास जो अभी आया है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, K Q अपॉन R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल निकालेंगे, इससे निकालेंगे। अब इससे हमको दो चीज़ समझ में आती है, ये तो एक कांस्टेंट है और ये इक्वल है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है Q के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब अगर सोर्स चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अगर सोर्स चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होगी। खुद ही बताइए, ज़्यादा बड़ा चार्ज है तो वो कम फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और कम बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज है तो कम फोर्स लगाएगा, सही बात है ना। मोटा तार होता है वो लोगों को ज़्यादा दूर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटा तार का मतलब ये, जैसे बड़ी केबल जाती है कहीं से, बड़ी मोटी केबल होती है ना, बड़े बड़े खंभे, तो वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और एक ये अपने ये भी केबल है जो मैं काम में ले रहा हूँ इस टाइम पे, देखिए ये वायर, तो इसको मैं इसको छील भी दूँ, ठीक है, तो भी ये लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज बड़ा है, उसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो बड़ा है, इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो छोटा है। तो ध्यान से समझ में आती है ये बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है, इस वजह से वो लोगों पे फोर्स लगाती है, इस वजह से वो लोगों पे ज़्यादा फोर्स लगाता है, और यहाँ पे लोगों पे फोर्स नहीं लगता है। लोगों का मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भी कंडक्टर हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। दूसरा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कह रहा है कि Q और ये स्मॉल Q0, ये तो सोर्स चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जितना बढ़ेगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जितना बढ़ेगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। सिंपल, सही बात है। तो इसमें क्या है, देखिए ये डिस्टेंस को मैं ज़्यादा दूर कर दूंगा ऐसे, तो इन दोनों के बीच में
इस पे फोर्स कम लगेगा क्योंकि ये इससे दूर जाता जाएगा, इस वजह से। समझ में आती है ये बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इन दोनों की डिस्टेंस होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा। लेकिन इसमें ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ लीजिए। अच्छा, इसके बेस पे ग्राफ बनाइए। देखो इन दोनों का तो ग्राफ इस तरीके से आता है, कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है, ई और क्यू का। ये तो सिंपल है, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ बनाए तो ई और आर स्क्वायर का, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और आर स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये इसी तरीके से बढ़ता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। लेकिन गलती से कोई ऐसे बता दे कि आप ग्राफ बनाइए ई और 1/r² का, तो 1 ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर स्क्वायर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसके तो पूरा सामने बैठा है। देखिए सामने ही है, लेकिन आर स्क्वायर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से ऐसे बनेगा। लेकिन ई इस पूरे डिब्बे के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये ध्यान रखना, थोड़ी सी कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। इज इट ओके और नॉट? तो यहाँ से समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज और भूल गया था, इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें इस फॉर्मूले की, तो इस तरीके से लिखते हैं, ई वेक्टर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर, तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कैप की डायरेक्शन दे सकते हैं, इसको आर वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर क्योंकि आर की डायरेक्शन होगी ना, आर कैप की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, मैंने वो फिगर बनाया था ना ऐसे, मतलब ये क्यू है, ये क्यू नोट है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है आर वो है, तो ये आर की डायरेक्शन किधर रहती है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। ये आर देखिए, आर की डायरेक्शन एक सिंगल डायरेक्शन बनाई है, तो आर की डायरेक्शन जिधर है उधर ही क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रहेगी। मतलब ये फोर्स, इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन उधर ही है। ठीक है, तो यहाँ समझिए इस बात को। इज इट ओके और नॉट? यहाँ तक समझ में आता है आपको? चलिए इसको इरेज कर देते हैं एक बार। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो लिख लेंगे एक बार। ठीक है, ठीक है, चलिए जैसे पहला, ये बात बता चुका हूं मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात तो मैंने आपका ये बताया था कि सोर्स चार्ज से, क्या सोर्स चार्ज से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, लिखेंगे इसको, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at equal distance points is the electric field intensity at equal distant points from source charge will be equal that is electric field intensity
should possess spherical symmetry. क्या? spherical symmetry. ठीक है, वही बात है जो पहले पढ़ा चुके हैं कि मान लो कोई भी सोर्स चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सोर्स चार्ज से मान लो ये भी पॉइंट r डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट r डिस्टेंस पे है, एग्जांपल r, और यहाँ भी एक फोर्स लिख रहा हूँ, यहाँ भी एक चार्ज, ये चार्ज, ये भी, यहाँ भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ। तो इन दोनों को जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फील होगी वो दोनों को सेम फील होगी। ठीक है, इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसमें स्फेरिकल सिमेट्री होती है। ये लिखा हुआ है यहाँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वल डिस्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज होता है उससे इक्वल डिस्टेंट पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है विल बी इक्वल, जो कि इक्वल होगी। ठीक है, दैट इलेक्ट्रिक इक्वल, हाँ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड पॉजेस स्फेरिकल सिमेट्री। तो इसकी स्फेरिकल सिमेट्री होगी। ठीक है, तो अब ये समझिए ध्यान से कि मान लो एक कोई भी ये चार्ज है, तो इसके चारों तरफ, एक सेकेंड रुकिए, मान लो ये एक चार्ज है, ठीक है, इसको देखिए, ये एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो चारों एक बॉल की फॉर्म बनेगा। किसकी फॉर्म में बनेगा? स्फेयर की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो किसकी फॉर्म में बनेगा? स्फेयर की फॉर्म में बनेगा, ऐसे। ठीक है, आप लोग ऐसे नहीं समझे कि इसके ऐसे ऐसे बनेगा, नहीं, एक प्लेन में नहीं बनेगा, चारों तरफ बनेगा, ये ध्यान रखना। और हर पॉइंट पे, मतलब जो भी इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी। मतलब कोई भी सेम चार्ज को अगर दोनों जगह सेम डिस्टेंस पे रखूंगा तो उसको उतना ही फोर्स फील होगा जितना पहली बार हुआ था। ठीक है, तो स्फेरिकल सिमेट्री होती है। यहाँ तक समझ में आता है आपको? ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं क्या चीज? जो फिगर बना लेना, बनाना चाहो। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई वेक्टर से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, एंड डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो मतलब यही है कि ये पढ़ा चुके हैं हम लोग। क्या बात कर रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज यानी क्यू पे, जो भी पढ़ा था कि क्यू बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बड़ी होगी। और दूसरा है कि टेस्ट चार्ज और उसके बीच में डिस्टेंस होती है r, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। तो यहाँ तक समझ में आता है आपको? ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक चीज और है ना, ध्यान से सुनिए कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि उस पे, इधर देखिए थोड़ा सा, कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब देखते हैं तब हम सोर्स चार्ज को इस तरीके से लेते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड, इधर देखिए, ये सोर्स चार्ज है कि हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं किसी भी सोर्स चार्ज के लिए, तो वहाँ पे जो चार्ज लेते हैं, जिसको टेस्ट चार्ज बोला है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला है, तो इस चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। ये इतना छोटा होना चाहिए कि इसका यूनिट पॉजिटिव है ये, और ये सोर्स चार्ज बड़ा होना चाहिए, कि इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। तो सोर्स चार्ज क्या टेस्ट चार्ज होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, ये ध्यान रखना। ठीक है, फॉर
प्रॉपर कैलकुलेशन, ये ऑब्जर्वेशन लिख लो, फॉर प्रॉपर, लिख लो, ये लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज must be tends to 0, मतलब 0 तो नहीं हो सकता है, लेकिन 0 की तरफ जाए वो। ओके, तो मतलब इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, KQ/R²। ये तो पुराना वाला फॉर्मूला था, लेकिन अगर इसमें मुझे लिखना है, चलो इसको स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं, KQ/R², ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 होता है, Q0 जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 2-3 बातें ये हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना ही, और हम कल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी डिस्कस होगा, जब भी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन hit the like button and share, subscribe. Okay, thank you.